बिहार जय भारत। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है नित्यम एकेडमी के इस चैनल में। तो साथियों, आज का ये जो वीडियो है वो हमारा बिहार दरोगा 2025 को एग्ज़ाम को टारगेट कर कर बनाया जा रहा है। ठीक है, आप बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बिहार एसएससी हो, चाहे फिर बिहार एसएससी इंटर लेवल हो, फिर बिहार एसएससी 10th लेवल हो, या फिर बिहार एसएससी CGL 4 हो, या फिर बिहार दरोगा हो, या फिर बिहार पुलिस हो। लेकिन जो आज जो हमारा वीडियो है साथियों, ये बिहार दरोगा को टारगेट कर कर बनाया गया है और बिहार दरोगा में जो भी मॉडल प्रश्न पूछे जा चुके हैं उसी पर आधारित ये सारे सवाल कराए जा रहे हैं। ठीक है, और ये जो है एडुटेरिया के बुक से उठाए गए हैं। एडुटेरिया के बुक से उठाए गए हैं, जो 7500 वाला MCQ है उस बुक से उठाए गए हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी समय को गवाए हुए हम वीडियो की शुरुआत करने से पहले जो भी साथी इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब, वीडियो को कर देंगे लाइक। ठीक है, बाकी जो भी जुड़े हुए हैं वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और आप महत्वपूर्ण सवालों में से कितना का सही जवाब देते हैं ये वीडियो के अंत में अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। ठीक है, चलिए, और पूरे क्लास में जो है सवालों का क्या होगा, फुल डिस्कशन होगा। ठीक है, तो जो सबसे पहला सवाल है वो पहला सवाल कहता है कि एमाइलेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है। एमाइलेज एंजाइम जो है साथियों ये कहाँ पाया जाता है, पेट में, लार में, छोटी आंत में या अग्नाशय में। तो साथियों एमाइलेज की अगर हम लोग बात करें तो एमाइलेज एंजाइम जो है ये मुंह के लार में पाया जाता है। ये मुंह के लार में पाया जाता है। ठीक है, यह मुंह के लार में पाया जाता है, सबसे पहली बात। उसके बाद एमाइलेज को ही टाइलिन एंजाइम के भी नाम से जानते हैं। एमाइलेज एंजाइम को ही क्या कहते हैं, टाइलिन एंजाइम, टाइलिन एंजाइम कहते हैं। ठीक है, तो आप कभी भी ये कन्फ्यूज़न में मत रहिएगा कि टाइलिन अलग है एमाइलेज अलग है। नहीं, एमाइलेज एंजाइम को ही क्या कहते हैं, टाइलिन एंजाइम के नाम से जाना जाता है। और जो भी लार में एंजाइम पाए जाते हैं उनका काम होता है स्टार्च को तोड़ना। तो एमाइलेज एंजाइम है ये क्या करता है, स्टार्च को तोड़ता है। स्टार्च बोले तो मंड, मंड को क्या करेगा, तोड़ने का कार्य करेगा, तोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो आप इतनी बात को समझ जाइए। ठीक है, कि एमाइलेज एंजाइम को ही टाइलिन एंजाइम कहते हैं, ये मुंह के लार में पाया जाता है और ये स्टार्च यानी मंड को तोड़ने का कार्य करता है। उसके बाद एक आता है पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन। तो पेप्सिन एंजाइम जो है साथियों, पेप्सिन का क्या काम होता है, तो पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को पचाना। पेप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन को पचाना। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को पचाना। ठीक है, उसके बाद एक आता है लाइपेज, लाइपेज। तो लाइपेज का काम क्या होता है, तो लाइपेज का काम होता है वसा का पाचन करना, वसा का पाचन करना, वसा का पाचन करना, वसा का पाचन करना। तो साथियों पहला नंबर सवाल आपका ऑल ऑफ जो है क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो आपको इस तरह का डिस्कशन कहीं और नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पहले वीडियो देखिए, पूरा डिस्कशन सुनिए, समझ में आता है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न बोलता है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 1915 में, 1920 में, 1930 में या 1942 में। तो साथियों असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में होती है। और उस वक्त के वायसराय कौन होते हैं भाई, तो उस वक्त के वायसराय भारत के उस वक्त के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड होते हैं। कौन होते हैं, लॉर्ड चेम्सफोर्ड होते हैं। ठीक है साथियों, तो आपसे पूछेगा कि 1920 में असहयोग आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछता है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब होती है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब होती है, तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत साथियों 1905 में होता है। और 1905 में भारत का वायसराय कौन हो रहता है, कर्जन रहता है, लॉर्ड कर्जन रहता है। ठीक है, उसके बाद ये सविनय अवज्ञा आंदोलन कब होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन साथियों 1930 में होता है।
और उस वक्त के वायसराय कौन होते हैं? तो उस वक्त के वायसराय होते हैं इरविन साहब। कौन होते हैं? इरविन। तो यहाँ से सेकंड नंबर भी सवाल आपका पूरा कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो जाता है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुआ था, स्वदेशी आंदोलन 1905 में कर्जन के समय हुआ और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में इरविन के समय हुआ। उसके बाद 1942 की बात करें साथियों, तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है और इस वक्त के भारत के वायसराय होते हैं लिनलिथ गो। ठीक है, तो इस प्रकार आपका सेकंड नंबर सवाल, जो भी सेकंड नंबर सवाल से इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स बन सकते थे आपके एग्जाम के लिए, वे सारे सवाल आपको करा दिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग अगले प्रश्न की ओर नजर डाल देते हैं और हमारा अगला प्रश्न बोलता है कि लावा का भंडार स्थान क्या है? बताइए, लावा का भंडार स्थान क्या है? क्या मुख्य द्वार होता है, क्या ज्वालामुखी होता है, क्या मैग्मा चैम्बर होता है, या फिर क्रेटर होता है? तो साथियों लावा की बात करें तो लावा का भंडार स्थान मैग्मा चैम्बर होता है, मैग्मा चैम्बर होता है। ठीक है, बाकी यहाँ से रिलेटेड फैक्ट्स की बात करें तो आपसे सवाल पूछेगा कि ज्वालामुखी का मुंह का क्या नाम होता है? तो ज्वालामुखी को मुंह को बोलते हैं क्रेटर। क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं। ठीक है, और यही जब ज्वालामुखी का मुंह बड़ा हो जाए, मुंह क्या हो जाए? बड़ा हो जाए, तो उसको बोलेंगे कॉलडेरा। उसको क्या बोलेंगे? कॉलडेरा बोलेंगे। ठीक है, ज्वालामुखी के मुंह को बोलेंगे क्रेटर, लेकिन जब यही मुंह बड़ा हो जाएगा तो बोलेंगे कॉलडेरा। ठीक है, जहां से लावा निकलता है, जहां से लावा निकलता है उसको क्या बोलते हैं? तो जहां से लावा निकलता है उसको बोलते हैं मुख्य द्वार। उसको क्या बोलते हैं? मुख्य द्वार बोलते हैं। जहां से लावा निकलता है उसको बोलते हैं मुख्य द्वार। और बाहर निकलना पिघला हुआ, जैसे में कि कब ये मैग्मा जो होता है वो पिघल कर बाहर निकलता है तो उसको बोलते हैं लावा, यानी कि पिघला हुआ मैग्मा का बाहर निकलना। पिघला हुआ मैग्मा का बाहर निकलना क्या कहलाता है? तो पिघला हुआ मैग्मा का बाहर निकलना जो है साथियों लावा कहलाता है। क्या कहलाता है? लावा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। ठीक है, और ये सारे सवाल बिहार दरोगा में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न बोलता है कि रंजीत सागर बांध किस नदी पर है? गंगा नदी पर है, रावी नदी पर है, सतलज नदी पर है, या व्यास नदी पर है? तो साथियों व्यास नदी की बात करें तो व्यास नदी पर हमारा कौन सा बांध स्थित है? जरा फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिए कि व्यास नदी पर कौन सा बांध स्थित है। ठीक है, बाकी अगर हम लोग रंजीत सागर बांध की बात करें तो इसी को बोलते हैं थीन बांध। रंजीत सागर बांध को ही बोलते हैं थीन बांध। और रंजीत सागर बांध की बात कर लीजिए चाहे फिर थीन बांध की बात कर लीजिए, ये है रावी नदी पंजाब में। ये किस नदी पर है? रावी नदी पर है। और किस राज्य में स्थित है? तो यह पंजाब में स्थित है। ठीक है, रंजीत सागर बांध। बाकी गंगा नदी पर बात करें तो गंगा नदी पर हमारा कौन सा बांध स्थित है? बताइए। तो अगर हम लोग भागीरथी की बात कर ले कि टिहरी बांध, तो टिहरी बांध जो है हमारा वो भागीरथी नदी पर पड़ जाता है। भागीरथी नदी पर कौन सा बांध है? टिहरी बांध। और टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है कौन सा नदी? रावी नदी। ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या बोलता है साथियों कि अकबर का पूरा नाम क्या था? तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि अकबर है कौन। तो देखिए अकबर का बाबूजी का नाम है हुमायूं। तो अकबर का पिता कौन हो गए? तो अकबर का पिता हो गए हुमायूं। कौन हो गए? हुमायूं। और हुमायूं का पिताजी का नाम क्या है? तो हुमायूं का पिताजी का नाम है बाबर। कौन है? बाबर। तब बाबर का बेटा हो गया हुमायूं और हुमायूं का बेटा हो गया अकबर। तो जो अकबर है इसका पूरा नाम क्या था? तो अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। क्या नाम था? जलालुद्दीन
जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर हुआ करता था। और अकबर जो है साथियों ये राजगद्दी पर 1556 ईस्वी में बैठता है। 1556 ईस्वी में यह राजगद्दी को संभालता है। किस चीज़ को? राजगद्दी को संभालता है। और महज 13 वर्ष की अवस्था में, कितनी वर्ष की अवस्था में? 13 वर्ष की अवस्था में यह 1556 में राजगद्दी पर बैठ जाता है। और अगर इसकी बात करें तो अकबर का माता जी का नाम क्या था? तो अकबर का माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। इनका माता का क्या नाम था? तो माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम इनका मम्मी का नाम था। ठीक है, चलिए बहादुर शाह जफर की बात करें तो ये अंतिम मुगल शासक होता है। बहादुर शाह जफर दिल्ली का अंतिम मुगल शासक होता है। और पानीपत का दूसरा युद्ध की बात करें तो पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में जो है अकबर और हेमू के बीच ही लड़ा गया था। अकबर और हेमू के बीच ही लड़ा गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न बोलता है साथियों कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? क्या 1915 में हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड? क्या 1919 में हुआ था, या फिर 1921 में, या फिर 1935 में? तो साथियों जालियांवाला बाग हत्याकांड एक ऐसा हत्याकांड था जिसने पूरे भारतवासियों को अंदर से झकझोर दिया। और जालियांवाला बाग हत्याकांड को हमेशा भारत के इतिहास में पढ़ा जाएगा, क्योंकि एकमात्र ये ऐसा हत्याकांड था जिन्होंने बैसाखी के दिन, सिख के जो प्रमुख त्योहार था बैसाखी के दिन पर हजार भारतवासियों को अंधाधुंध गोलियों से बूंद दिया गया था। तो इसको हमेशा इतिहास में याद रखा जाएगा। लेकिन हमारा प्रश्न बोलता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो यस साथियों, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को होता है। और जालियांवाला बाग का जो मेन आरोपी होता है वो होता है कौन? तो वो होता है जनरल डायर। वो होता है जनरल डायर। तो जनरल डायर के ही कहने पर अंधाधुंध गोलियां चला दी गई थी। और जालियांवाला बाग पड़ता है पंजाब के अमृतसर शहर में। पंजाब के अमृतसर शहर में पड़ता है। पंजाब के या अमृतसर शहर में पड़ता है। उसके बाद यहाँ से और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो आपसे पूछा जाएगा कि जालियांवाला बाग समिति के जांच करने के लिए कौन सा समिति का गठन किया गया? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए अंग्रेजों के द्वारा हंटर समिति का गठन किया गया था साथियों। ठीक है, उसके बाद सवाल पूछेगा कि बताइए जालियांवाला बाग में गोली चलाने का काम कौन किया था? तो गोली चलाने का काम किया था जनरल डायर। जालियांवाला बाग जिस दिन हुआ उस दिन कौन सा त्योहार मनाया जा रहा था? तो उस दिन बैसाखी का दिन था। उस दिन क्या था? बैसाखी का दिन था। और बैसाखी जो है त्योहार सिखों के लिए एक प्रमुख त्योहार माना जाता है। तो ये हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ पंजाब के अमृतसर शहर में। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यह प्रश्न बिहार दरोगा में पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न बोलता है कि मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र है, इंडिका है, राजतरंगिणी है, इतिहास हिंद है? बताइए। तो साथियों मेगास्थनीज पुस्तक के रचयिता कौन है? तो मेगास्थनीज पुस्तक के रचयिता हैं कौन? तो मेगास्थनीज पुस्तक ये मेगास्थनीज जो है ये इंडिका पुस्तक के रचयिता हैं। और मेगास्थनीज जो है ये मौर्य काल के दौरान भारत आया था। मेगास्थनीज जो है ये मौर्य काल के दौरान भारत आया था। ठीक है, बाकी अगर हम लोग फाहियान की बात करें, फाहियान, तो जो फाहियान है साथियों यह चीनी बौद्ध भिक्षु था। और यह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। उसके बाद है एक चीनी यात्री है हेन सांग। तो हेन सांग जो है इसे यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। और यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में हेन सांग आया। और हेन सांग भी एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसे यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। ठीक है, राजतरंगिणी के लेखक कल्हण है। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण है।
ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक हमारे कौन हो जाएंगे? तो अर्थशास्त्र के लेखक हो जाएंगे हमारे कौटिल्य जी। कौन हो जाएंगे? कौटिल्य हो जाएंगे या फिर चाणक्य हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न बोलता है साथियों कि डीएनए का खोज किसने किया? वाटसन और क्रिक, न्यूटन, डार्विन, मेंडल। तो साथियों मेंडल जो है इन्हें अनुवांशिकी का जनक माना जाता है। अनुवांशिकी का जनक, अनुवांशिकी का जनक, अनुवांशिकी का जनक कौन है? मेंडल है। डार्विन को विकासवाद का जनक माना जाता है, विकासवाद का जनक, विकासवाद का जनक। तो विकासवाद के जनक हो जाएंगे डार्विन और अनुवांशिकी के जनक हो जाएंगे मेंडल। और न्यूटन जो है साथियों ये गुरुत्वाकर्षण का जनक हो जाएंगे, गुरुत्वाकर्षण का। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कौन दिया? न्यूटन दिया। और वाटसन एवं क्रिक जो है ये डीएनए के खोजकर्ता हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और अनुवांशिकी को जारी अनुवांशिकी जो जानकारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में देती है वो डीएनए की ही वजह से देती है। ठीक है।